हिंदुस्तान का सोवियत यूनियन से और हिंदुस्तान का चीन से जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हमेशा ही रहता है। चीन के साथ पहले बात करूँगा कि कॉम्प्लेक्स है। शुरू में हमने उनसे दोस्ती चाही, उन्होंने क्यों नहीं चाही हमें नहीं पता, क्योंकि उनका एक नज़रिया था हमें देखने का। वो हमें अंग्रेज़ों के हाथों से चलने वाले लोग मानते थे, उन्हें लगता था हमारा पूरा तंत्र जो अभी चल रहा है वो भी अंग्रेज़ों का ही दिया हुआ है। हम उन्हें कितना भी चाहें लेकिन उनके सिस्टम के साथ हम नहीं सहमत हो सकते। तो ये जब मैं पढ़ रहा था कुछ किताबें भारत और चीन के शुरुआती संबंधों की, उसमें डिप्लोमेट्स ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। आपने भी इसमें काफ़ी कुछ लिखा है, मेनन को मैं पढ़ भी रहा था, उसके बारे में जिक्र है। उस बारे में थोड़ा आप बताइए, कहाँ गलतियाँ हुई शुरुआत में और क्या ऐसा हुआ जो आपको लगता है कि हाँ बताया जाना चाहिए? पहली बात तो है, चाइना में एक तरह का सिविल वॉर चल रहा था। हम्म, वहाँ पर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट था और वहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी। माओ जेडोंग वगैरह वो शुरुआत कर रहे थे कम्युनिस्ट टेक ओवर के लिए। तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया चाइना के साथ। वो हम लोग तो इंडिपेंडेंट तो थे नहीं, फिर भी केपीएस मेनन को भेजा गया था उस ज़माने में। तो किसने भेजा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि केपीएस मेनन आईसीएस थे, तो उन्होंने उनको भेजा गया था एज अ रीजेंट या फिर तो पहली शुरुआत तो है हमने नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट के साथ हमने शुरुआत की। और उसी सरकार के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि एक तरफ तो हमारे यहाँ पे जैसे हमने कहा खाद्यान्न की कमी हम लोग झेल रहे थे, तो चाइना से हमारे लिए बहुत फूड सपोर्ट आया। 1940 मिड 40s की अगर बात करें तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट से आया। हाँ, अच्छी दोस्ती थी कुमिंतान के साथ। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस लीडर्स की भी बहुत अच्छी हाँ दोस्ती बिल्कुल, नेहरू की पर्सनल फ्रेंडशिप थी। बिल्कुल। तो जैसे कि ये कम्युनिस्ट टेक ओवर हुआ, उसके बाद जैसे कि थोड़े से एवोल्यूशन जो देखने को मिलता है कि उसमें ये दिखता है कि कम्युनिस्ट टेक ओवर के बाद टेरिटोरियल एम्बिशन जो है, चाइना का टेरिटोरियल एम्बिशन इंडिया के नज़दीक आता गया। तो हमने तो ये देखा है कि जो टेरिटोरियल एम्बिशन जब तिब्बत को हमने खाली कर दिया, लासा में हमारे जो आउटपोस्ट था जिसमें सुमल सिन्हा हमने मेंशन किया है, सुमल सिन्हा वहाँ पे हमारे लास्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे, अर्ली इंडिकेटर्स के शायद हमने कुछ जल्दी कुछ कदम उठा लिए थे। अगर उसको हम और डीले करते तो शायद, अगर सुमल सिन्हा को अगर उतना जल्दी हम लासा से ना निकालते, अगर 2-4 साल और सुमल सिन्हा को रहने देते लासा में, तो शायद एक किस्म की एडवांटेज हमें बाद में मिलता। पर हमने उस वक़्त वो नहीं किया, क्योंकि सुमल सिन्हा को लासा से निकाल कर बीजिंग भेज दिया गया था। तो एक शुरुआती तौर में मुझे लगता है कि कुछ तो आइडियाज़ ही नहीं थे। तो बिगिनिंग था पूरे सिस्टम का, और कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है फाउंडेशनल फेज में, जिसके लिए बाद में 1962 मतलब गलतियाँ ठीक है, पॉलिटिकल उसमें मैं देखूँ तो पॉलिटिकली गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं थोड़ा समझना चाहूँगा डिप्लोमेसी की दुनिया में क्या गलतियाँ हुई? कौन डिप्लोमेट थे जिनके हाथों से गलतियाँ हो गई, उस वक्त समझने में प्रॉब्लम हुई? एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है वो कि जब चाओ एन लाओ इंडिया आए, उस वक़्त मिनिस्टर्स के साथ इंटरेक्शंस कराए गए थे, और कुछ लोगों को ये लगा कि शायद मिनिस्टर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कराना चाहिए था चाइनीज़ लीडरशिप के साथ, क्योंकि मिनिस्टर्स के साथ जैसे कि मोरारजी देसाई थे और भी बाकी मिनिस्टर्स थे, पंत थे, उन्होंने कुछ लोगों को लगा कि नेहरू जी ने ज़्यादा फ्रेंडशिप का मौका दे दिया था, उससे उनको हमारे अंदर की जो कमियां थी उनको चाइनीज़ लीडर्स को वो एसेस करने का मौका मिला। अच्छा। हाँ, तो चाइनीज़ अपने तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया कि नहीं, हम तो आउटरीच करना चाहते हैं, हम नेहरू गवर्नमेंट में जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी हम इंटरेक्शन करना चाहते हैं, ट्रेड होगा, क्या क्या होगा, बात कर लेते हैं। तो ये 1-to-1 जो ऐसे मीटिंग्स जो कराए गए थे उस ज़माने में, शायद उससे एक डिप्लोमेटिक एक रॉन्ग मैसेज गया था कि इंडिया बहुत फ्लेक्सिबल है, इंडिया के अंदर बहुत डिसोनेंस है, बहुत डिफरेंसेस हैं। शायद उनको कुछ ऐसी बातें पता चली उस ज़माने में, जिसके बारे में शायद हम लोगों को बाद में रिग्रेट हुआ। तो ये बात नटवर भी मुझे बताते हैं कि कभी कभी कि ऐसा लगता है कि नेहरू जी ने कुछ ज़्यादा फ्रेंडशिप डिस्प्ले किया था लेट 1950s में, जब टेंशन बढ़ रहा था। ये उनकी तरफ से एक तरह की कोशिश थी कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तरह कि चलिए ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए, पर कुछ लोगों का कहना था कि थोड़ा अगर सावधान रहते तो बेहतर होता। सोवियत यूनियन की तरफ चलते हैं, वहाँ का भी जिक्र आपने किया है।
क्या हुआ कि उस देश के इतना करीब हम जाने में कामयाब रहे और आज भी उसकी दोस्तियां हमसे हैं? इनफैक्ट वो ट्रीटी जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान को हराया और अमेरिका हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सका, उसके पीछे एक बड़ा डिप्लोमेट था। 1940s में सोवियत यूनियन दिल्ली में उनका कोई एम्बेसी नहीं था क्योंकि हम आज़ाद नहीं थे। पर आज़ाद होने के तुरंत बाद, यानी बल्कि जब इंटरिम गवर्नमेंट था, उसी वक्त ये डिसीजन ले लिया गया था कि सोवियत यूनियन को एक मौका दिया जाना चाहिए यहाँ पर अपना एम्बेसी खोलने के लिए। और 47 में उन्होंने एम्बेसी खोला और तब से लेकर आज तक जो डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस है उसमें आप देख सकते हैं कि शुरुआत के 4-5 साल को छोड़कर जब स्टालिन थे, और स्टालिन इंडिया को कॉलोनियल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही मानते, तो फ्री नहीं मानते थे। तो स्टालिन के जाने के तुरंत बाद, क्योंकि उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित से मुलाकात नहीं की थी शुरुआत में, तो लगता है कि जैसे क्रुश्चेव आए उसके तुरंत बाद सब कुछ खुल गया। तो 54-55 से जो फ्रेंडशिप का जो दौर है वो ठीक क्रुश्चेव से ही शुरुआत होती है। और क्रुश्चेव दिल्ली आए थे और उसी साल उन्होंने नेहरू को भी इनवाइट किया था, जून में 1955 में। तो मेरे ख्याल से जो एक एंटी कॉलोनियल स्पिरिट जो था इंडिया में, और क्योंकि उस ज़माने में बहुत एंटी यूएस, एंटी यूके हमारे यहाँ लोगों में बहुत सेंटिमेंट्स था, और तो लोग ऐसे सेंटो नेटो क्या क्या बन रहा था, हाँ, पता नहीं कहाँ कौन जाए। हाँ, तो इसके चलते लोगों में बहुत पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह का ड्राइविंग फोर्स था। और सोवियत यूनियन को शुरू से ही उनको एक बहुत हेल्प मिला इसके चलते। और आप देख सकते हैं कि आज भी अगर सड़कों पर अगर आप बात करेंगे तो पुतिन के बारे में पूछेंगे तो पब्लिक ओपिनियन हमेशा से उनके फेवर में रहता है, क्योंकि पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो एक हमारा एंटी कॉलोनियल एक स्ट्रेंथ है, एक शायद एक सीक्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इंडिया का वो ट्रेडिशन चलता आया है इतने सालों तक, वो ही डिस्प्ले करता है कि कुछ है जो रशिया के साथ या फिर सोवियत यूनियन के साथ हम लोग को। लेकिन मिर्ज़ा राशिद अली बेग क्या कर रहे थे वहाँ? मिर्ज़ा राशिद अली बेग का जो रोल था वो था एज अ प्रोटोकॉल चीफ ऑफ प्रोटोकॉल 1955 में। और जब क्रुश्चेव आए इंडिया में, बहुत लंबा उनका ट्रैवल था इंडिया में, और उस वक्त उनको उनके लिए पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल का जो सिस्टम था उसको ओवरहॉल किया गया। और वो सिस्टम को जैसे बनाया गया मिर्ज़ा राशिद अली बेग के द्वारा, उसी सिस्टम को आज भी हम फॉलो करते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, जैसे कि फूल वगैरह, जैसे कि अच्छा। चौराहे पे फूल लगाना, टेंट्स लगाना, चेयर्स लगाना, और जैसे कि इवेंट्स करना और कल्चरल इवेंट्स करना, डांस शोज़ वगैरह होते हैं, उस तरह का जो चीज़ें हैं वो मिर्ज़ा राशिद अली बेग और उनकी वाइफ तारा बेग उन्होंने प्लान किया था। और सारे कुछ जैसे आज हम लोग फ्लैग्स लगाते हैं सड़कों पे, ये भी उन्हीं की सोच है कि कैसे किस किस्म के फ्लैग्स लगना चाहिए उस तरह की। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये सब तब सोचा और अभी हम फॉलो करते हैं, मतलब प्रोटोकॉल्स में। क्योंकि एक तो आप वो भी ट्रैवल कर चुके थे अलग अलग देशों में, तो उन्होंने देखा, उन्होंने सीखा उस चीज़ को, और लगभग थोड़े इंडियन कंडीशन में उसको उन्होंने डाला और प्रैक्टिस किया। अमेरिका के साथ भी संबंध शुरू से ही ठीक ठाक बनाने की कोशिश तो थी, और ऐसा नहीं उन सब ने मदद नहीं लिया, तब शुरू में भी ली है, और अनाज का संकट आता रहा, हम उनसे मदद फिर भी लेते रहे। तो मेरा प्रश्न उसमें यह था कि वहाँ किन डिप्लोमेट्स ने काम किया? राजेश्वर दयाल बहुत बड़े डिप्लोमेट थे जिन्होंने फूड डिप्लोमेसी में भी काम किया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और यूनाइटेड स्टेट्स को हमारे तरफ खींचने में भी राजेश्वर दयाल ने बहुत काम किया। क्योंकि जैसे कि ट्यूनीसिया के साथ जो भारत का संबंध था 1953-54 में, उस पर यूनाइटेड स्टेट्स हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं थे शुरुआत में, पर उन्होंने राजेश्वर दयाल के कैंपेन के चलते अमेरिका ने हमारा साथ दिया, और आखिर में जो ट्यूनीसिया का जो रेजोल्यूशंस आए यूनाइटेड नेशन से, उस पर राजेश्वर दयाल ने बहुत मतलब अपना दिखाया कि उन्होंने मेहनत किया उसके लिए, और यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिया के साथ लाने में बहुत काम किया उन्होंने। और सबसे जो बड़ा नाम है वो तो विजय लक्ष्मी पंडित का है, क्योंकि उनको ख़ास एडवाइज़र माना जाता था नेहरू के लिए। उन्होंने खुद जो ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके साथ अपने चैनल्स इस्टेब्लिश किए, और नेहरू का फर्स्ट विज़िट करवाया वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये तो दो बड़े नाम आपको शुरुआत में ही मिल जाते हैं। मैं पढ़ रहा था हैरी ट्रूमैन ने जहाज़ भेजा था, सीक्रेट काउ जहाज़ का नाम था, नेहरू के लिए। हाँ, लंदन भेजा था। हाँ, तो वो लंदन से उसको फ्लाई करके ले गए थे। हाँ, इतनी मतलब गर्मजोशी से स्वागत हुआ उस वक्त, क्योंकि भारत शुरू से ही एक बहुत स्पेशल किस्म का देश रहा है, और भारत को आज़ादी मिलने से पहले भारत को आवाज़ मिला।
तो ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ भारत ने सिर्फ अपने लिए नहीं, जैसे डीकॉलोनाइजेशन जब मिला, उस आवाज़ को भारत ने इस्तेमाल किया सिर्फ अपने लिए नहीं, अफ्रीका के देशों के लिए, इंडोनेशिया के लिए। सबसे ज़रूरी, अगर इंडोनेशिया अगर आज आज़ाद है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इंडोनेशिया के लिए हम लोगों ने या फिर हमारे देश ने ये किया, पर भारत की आवाज़ ने ही इंडोनेशिया को बहुत बुलंद किया। 1947 में, 45 में जब डच और अंग्रेज़ आकर इंडोनेशिया पर अटैक कर रहे थे, नेहरू उस वक्त जेल से निकल कर आए, और उनके जो सबसे जो रेवोल्यूशनरी स्पीचेस है, बहुत गुस्सा भरा स्पीच जो हमें 1945 में सुनने को मिलता है, वो सारे के सारे स्पीचेस इंडोनेशिया के प्रोटेक्शन के बारे में हैं। और वो स्पीचेस सुनकर वेस्ट में लोग बड़े तटस्थ हो गए थे कि क्या होने जा रहा है, क्या बहुत बड़ा कुछ जंग होने जा रहा है एशिया में। तो ये आवाज़ बहुत ज़रूरी चीज़ था इंडिया के लिए, और इसी आवाज़ के चलते हम लोगों को बाद में बहुत फ़ायदा मिला कि एक देश सिर्फ स्टेट बनकर कुछ नहीं कर सकता, कि हमारे पास जो आवाज़ बोलने का जो एक ट्रेडिशन रहा हमारा, भले वो महात्मा गांधी से लेकर या फिर बाकी जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस के जो लोग थे, माउंट बैटन वगैरह, उन्होंने भी बहुत काम किया उसके लिए कि एक इंडिया का जो आवाज़ है वो पूरे देश और दुनिया में रखा जाए, तो उसका बहुत फल मिला हमें।